हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से लिया गया है, जो 29 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है ग्रोथ कॉन्स्ट्रेंट्स। यदि आज के एडिटोरियल को समराइज करें तो हम लोग कह सकते हैं कि राज्य सरकारों का वित्त अगले कई वर्षों तक दबाव में रहने वाला है। यदि एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक किया जाए तो उससे मूलतः जीएस पेपर 3, जिसमें इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, और अंत में गवर्नमेंट बजटिंग से जोड़ करके देखा जा सकता है। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 0 के करीब रह सकती है। यह अत्यधिक आशावादी अनुमान है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक सहित अधिकांश पूर्व अनुमानकर्ताओं ने इस वर्ष वास्तविक उत्पादन में दोहरे अंक की गिरावट का आकलन किया है। देखिए, हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष जो विकास दर है वो 0 के करीब रहेगी। हालांकि इसको एक आशावादी स्टेटमेंट के तौर पे देखा गया, जबकि कई सारे ऐसे फोरकास्टर्स, पूर्व अनुमानकर्ताओं का कहना है, जिसमें आपका आरबीआई भी शामिल है, कि इस वर्ष जो है वो विकास दर माइनस में दोहरे अंकों को छू सकती है। यदि हम लोग इन फोरकास्टर्स, पूर्व अनुमानकर्ताओं के बारे में बात करें तो आरबीआई के हिसाब से इस वर्ष ऐसा कहा जा रहा है कि जो विकास दर रहेगी, जो रियल ग्रोथ रहेगी, रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगी भारत की, वो लगभग -5.8% रहने वाली है। एक और बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम गोल्डमैन सैक्स है, उसके यदि हम लोग अनुमान की बात करें तो उनके हिसाब से इस वर्ष जो भारत की जो विकास दर होगी वो लगभग -14.8% रहने वाली है। हम लोग सब जानते हैं कि पहले क्वार्टर, पहली तिमाही का जब परिणाम आया था तो उसमें हमने जीडीपी में लगभग -23.9% की गिरावट देखी थी। तो ये बात वाकई में सही है कि भाई ये जो स्टेटमेंट आई है वित्त मंत्री जी की, वो बहुत आशावादी स्टेटमेंट है। अर्थव्यवस्था में संकुचन का स्तर अगले वित्तीय वर्ष में मजबूत रिकवरी का दृष्टिभ्रम पैदा कर सकता है, जबकि भारत विश्व में सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से भी एक नजर आ सकता है। लेकिन नीति निर्धारक इस तरह के आंकड़ा से आश्वस्त होने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। देखिए, हमें एक चीज पे ध्यान रखना है कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था में ये जो संकुचन आया है, जो कॉन्ट्रैक्शन आया है, ऐसा कहा जा रहा है कि अगले वर्ष, यदि हम लोग आईएमएफ के डाटा को माने तो आईएमएफ ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि अगले वर्ष जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगभग 8.8% की दर से बढ़ने वाली है। जो विकास दर रहेगी वो 8.8% की दर पे रहेगी, और ये भी कहा जा रहा है कि ये विश्व में सर्वाधिक रहेगी, और भारत जो है वो विश्व की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली, तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है। लेकिन यहां पे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि ये मात्र आंकड़े हैं, इनको सच्चाई नहीं मानना है। और हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि कोविड महामारी से जितना प्रभाव पड़ा है, और आने वाले समय में भी हमें कोविड महामारी का एक अच्छा खासा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर दिखाई देगा। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर अपनी एक स्टडी, अपना एक अध्ययन जो है वो जारी किया है, और उसमें भी कुछ चुनौतियां हैं जिनके बारे में उन्हें बताया गया है। तो हमें यहां पे बहुत ही सावधानी से हर सिचुएशन को देखने परखने की जरूरत है। वर्तमान परिदृश्य की अगर हम लोग बात करें कि महामारी से संघर्ष करने और विस्थापित लोगों को राहत प्रदान करने में राज्य सबसे आगे खड़े हैं। वही सरकार के पूंजीगत व्यय, जब मैं पूंजीगत व्यय की बात करता हूं तो इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वह पैसा होता है जिसको हम लोग
एसेट्स जो हमारे पास होते हैं उसके एक्विजिशन के लिए, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, एसेट्स को लेने के लिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट इत्यादि, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको कहा जाता है। तो इस समय जो राज्य है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 60% से अधिक का, आप ये समझिए सरकार के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 60% से अधिक का भार उठा रहे हैं। इस प्रकार उनके वित्त की स्थिति का अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ने वाला है। साथ ही साथ देखिए एक और अध्ययन आया है आरबीआई के ही हिसाब से, ऐसा कहा जा रहा है कि राज्यों का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, यदि मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करता हूं बहुत सरल शब्दों में समझिए, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना रेवेन्यू आया और जितना खर्चा हुआ उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ऐसा कहा जा रहा है कि जो राज्यों का जो फिस्कल डेफिसिट है वो उनके जीडीपी के लगभग 4% से भी अधिक होने की संभावना है। 4% से अधिक होने की संभावना है। देखिए जब ये पैंडेमिक महामारी ये स्टार्ट हुई तो उससे पहले कई राज्य अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे। उन बजटों में ये कहा गया कि जो राज्यों का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो लगभग 2.6% रहेगा। राज्यों का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ग्रॉस जीडीपी जो है राज्यों का, उसका 2.6% रहने वाला है। कुछ ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने पैंडेमिक महामारी लॉकडाउन के बाद अपने बजट्स प्रस्तुत किए, उसमें यह कहा गया कि यही जो आंकड़ा है ये लगभग 4.6% होगा। राज्यों की जो जीडीपी है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बराबर रहने की बात कही गई है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो भाई राज्यों के ऊपर भी रेवेन्यू को लेकर के दबाव तो जरूर बनेगा। साथ ही साथ ये जो महामारी से संबंधित जो खर्चा हो रहा है इसकी वजह से जो सीजर इफेक्ट है वह बढ़ता जा रहा है, उसका जो कार्यकाल है वह बढ़ता जा रहा है। अब मैं अगर आपसे सीजर इफेक्ट की बात करूं तो सीजर इफेक्ट का मतलब होता है, इसको हम लोग एक और टर्म देते हैं जिसका नाम है डबल वामी इफेक्ट। अब जब मैं बोलता हूं डबल वामी या फिर सीजर इफेक्ट तो ये है एक ऐसी सिचुएशन जब रेवेन्यू में गिरावट आ जाए और हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें एकदम से इंक्रीज होने लगे और उन्हीं स्वास्थ्य संबंधित इश्यूज से लेकर के कुछ और खर्चे भी बढ़ जाएं सरकार के लिए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग सीजर इफेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात, रेवेन्यू घट गया, हेल्थ संबंधित इश्यूज बढ़ गए और उन्हीं हेल्थ संबंधित इश्यूज से रिलेटेड कुछ अन्य जो खर्चे हैं वो भी बढ़ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सीजर इफेक्ट। अब हम देख सकते हैं क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है कोरोना महामारी की वजह से, तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये जो सीजर इफेक्ट है ये भी लंबा होता चला जाएगा। अभी सबसे बड़ी बात, इसके बावजूद भी अभी तक हमें यह नहीं पता कि ये कोरोना महामारी खत्म कब होगी, कब हमारे पास वैक्सीन आएगी, कब लोगों तक पहुंचेगी, कब पूरे तरीके से जो प्रतिबंध लगे हुए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर कब ये हटेंगे। तो ये जो आने वाला समय है ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी। वस्तुस्थिति यह भी है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का वित्त अत्यधिक विस्तृत हुआ है जो समस्या को और गहन कर रहा है। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य स्तर पर, देखिए पिछले वर्षों के अगर आंकड़े को देखें तो जीडीपी जो आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट था राज्यों का वो लगभग जीडीपी का 3.2% था, स्टेट की जीडीपी का 3.2%, जो इस बार 4% से ऊपर ऐसा माना जा रहा है कि हो जाएगा। इस वर्ष अपरिहार्य रहा राजकोषीय विस्तार पूंजीगत व्यय को भी प्रभावित करेगा। अब देखिए जो राजकोषीय विस्तार, क्योंकि खर्चा बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो आपका पूंजीगत व्यय है उसके ऊपर भी इसका असर जो है वो डायरेक्ट हमको देखने को मिलेगा। जैसा कि केंद्रीय बैंक ने उल्लेख किया है कि पूंजीगत व्यय को आमतौर पर अवशिष्ट के रूप में देखा जाता है और यह राजस्व स्थितियों के आधार पर समायोजन के अधीन है। अब हम लोग देख सकते हैं कि भाई राजस्व रेवेन्यू की कमी रही है, इसलिए पूर्व 3 वर्षों में भी पूंजीगत व्यय को काटा गया है, मतलब जितना पूंजीगत व्यय था उसमें पिछले 3 वर्षों में कटौती की गई है क्योंकि राजस्व की कमी आ रही है लगातार। देखिए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जो है वो अनाउंस किया है 12,000 करोड़ रुपए का, लेकिन देखिए ये अमाउंट बहुत छोटा है और इससे फर्क जो है वो बहुत ज्यादा हमें दिखाई नहीं दे सकता है। और यदि यही हम लोग अगर बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको पूंजीगत व्यय भी बोलते हैं,
उसकी मात्रा है लगभग 6.5 ट्रिलियन रुपए की। आगे का रास्ता, अब बजट घाटे में विस्तार के अलावा ऋण स्टॉक भी राज्य स्तर पर खर्च को अवरुद्ध करेगा। राज्य सरकारों की बकाया देनदारी, देखिए बकाया देनदारी मतलब राज्य सरकारों को कितना देना है। 2015 में यदि हम लोग बात करें तो राज्य सरकारों को अपनी जीडीपी का लगभग 22% की देनदारी थी, इतना उनको देना था। हालांकि यही संख्या जो है वो बढ़कर के 26.6% हो गई है 2020 में, और आने वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि ये नंबर जो है ये और बढ़ सकता है। केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर लगभग 90,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता जो है वो बिजली वितरण कंपनियां, जो राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां हैं, उनको उपलब्ध करवाई है। और इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि भाई जो राज्य सरकारों का जो कुल बकाया है वो जीडीपी के लगभग 3% से भी अधिक पहुंच जाएगा। सरकार का वित्त आर्थिक विकास पर एक कृषण या अवरोध की तरह ही कार्य कर सकता है। यदि हम लोग आईएमएफ के एक डेटा की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि भारत का जो सार्वजनिक ऋण, अब ये सार्वजनिक ऋण होता क्या है? सार्वजनिक ऋण की यदि मैं बात करूं तो वो लायबिलिटीज जो कि यूनियन गवर्नमेंट की हैं और उनका पूरा का पूरा जो भुगतान होगा वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड से किया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। यदि हम लोग माने कि भाई जीडीपी 100 रुपए है तो 90% मतलब कि 90 रुपए जो है वो सार्वजनिक ऋण हो गया भारत का, आईएमएफ के डेटा की यदि हम लोग बात करें। और ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो संबंध है उनमें भी हमको एक टेस्ट वाली सिचुएशन आएगी, एक परीक्षण का समय आएगा। अभी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जीएसटी मुआवजे को लेकर के कुछ राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच में गतिरोध जारी है। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के जो संबंध है उनको लेकर के। इन सब कारणों की वजह से जो मध्यम अवधि का जो विकास है उस पर भी आपका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास जो बात है वो ये है कि केवल हम लोग आशावादी ना हो करके कि भाई अगले साल हर कोई बोल रहा है कि भारत की जो ग्रोथ है वो 8.8% रहेगी, तो हाँ भाई ठीक है ये तो इस साल के लिए, बट अगले साल बढ़ेगा। तो ऐसा ना हो कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाए। ये समय रिलक्टेंट होने का नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, ऐसी हमें आर्थिक प्रबंधन की आवश्यकता है कि जिससे कि इस कठिन समय से हम लोग अपने आप को बाहर निकाल सकें। और इस पर केंद्र सरकार को, साथ ही साथ वो सभी लोग जो डिसीजन मेकिंग लेवल्स पर बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत सोचे समझे तरीके से काम करने की आवश्यकता है। तो ये था आपका आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न जैसे कि अंतर्राज्यीय और केंद्र राज्य संबंधों की गतिशीलता किस प्रकार सतत आर्थिक विकास के वृहत उद्देश्य को प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए। नंबर 2, आत्मनिर्भर भारत को सही मायने में साकार करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन के साथ साहसिक सुधारों की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए 250 शब्दों में। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।